नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को इस साल नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। उन्हें ये सम्मान अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए मिला है। भारत में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस मौके पर राहुल गांधी की तुलना मचाडो से की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसे वेनेजुएला की विपक्षी नेता को संविधान की रक्षा करने के लिए नोबेल मिला, वैसे ही भारत में राहुल गांधी भी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मारिया मचाडो को तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए सम्मान दिया गया है। उन्हें चुनाव धांधली का विरोध करने पर धमकियां मिली और छिपकर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी तरह कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी भी भारत में कथित तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ईवीएम हैकिंग, वोटर लिस्ट से नाम हटाने, आरक्षण खत्म करने के प्रयास और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी उनके साथ खड़ा है और आरोप लगाता है कि देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। जिन ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने से व्हाइट हाउस की त्योरियां चढ़ी हुई हैं, उनको भी मारिया कोरिना मचाडो ने अपनी इस पुरस्कार जीत को समर्पित किया। हालांकि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार को ट्रंप के साथ ही अपने देश के लोगों की लंबी और कठिन लड़ाई को भी समर्पित किया। उनके द्वारा इस पुरस्कार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को श्रेय देने को चौंकाने वाला कदम माना जा रहा है। ये पुरस्कार वेनेजुएला के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति को मिला है। ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिलने पर व्हाइट हाउस ने कहा ये नोबेल समिति शांति से ज्यादा राजनीति को तरजीह देती है। वहीं ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मारिया के ट्वीट के स्क्रीनशॉट को साझा किया है, जिसमें वो ये पुरस्कार उन्हें समर्पित कर रही हैं। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या की जांच के लिए शुक्रवार को पुलिस ने 6 सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी है। यह एसआईटी उस अंतिम नोट की जांच करेगी जो आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या से पहले छोड़ा था। एसआईटी सबूत इकट्ठा करेगी, गवाहों से पूछताछ करेगी, एक्सपर्ट्स की राय लेगी और पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं आईपीएस कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार, जो खुद हरियाणा सरकार में आयुक्त और सचिव हैं, उन्होंने एसएसपी कनौदीप कौर को लिखे अपने पत्र में मांग की है कि हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया और अन्य सभी लोगों जिनके नाम उस अंतिम नोट में हैं, उन्हें एफआईआर में स्पष्ट रूप से आरोपी के कॉलम में लिखा जाए। अमनीत ने अपने पत्र में लिखा है कि मेरी शिकायत के अनुसार शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया का नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया, जबकि ये आत्महत्या की असली वजह थी। एफआईआर के निर्धारित प्रारूप के अनुसार कॉलम नंबर 7 में सभी आरोपियों के नाम साफ साफ लिखे जाने चाहिए, इसलिए एफआईआर में संशोधन किया जाए। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दलितों का मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है। देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है वो भयावह है। उन्होंने रायबरेली में दलित युवक की हत्या और भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई पर हमले का जिक्र भी किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या ये साबित करती है कि बीजेपी राज दलितों के लिए अभिशाप बन गया है। चाहे कोई आम नागरिक हो या ऊंचे पद पर हो, अगर वो दलित समाज से है तो अन्याय और अमानवीयता उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब ऊंचे ओहदे पर बैठे दलितों का ये हाल है तो सोचिए आम दलित समाज किन हालात में जी रहा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की वोटर लिस्ट में हो रहे चुनाव आयोग के एसआईआर का बचाव किया। अमित शाह ने कहा कि देश के कई इलाकों में वोटर लिस्ट की जांच के दौरान 30% तक घुसपैठिए या फर्जी नाम मिले हैं, इसलिए चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी 10 साल में 29% बढ़ी। ये बिना घुसपैठ के संभव नहीं। शरणार्थी और घुसपैठिए में फर्क होता है। शरणार्थी वो हैं जो धार्मिक उत्पीड़न से डर कर भारत आते हैं, घुसपैठिए वो हैं जो आर्थिक लाभ के लिए चोरी छुपे आते हैं। ये देश कोई धर्मशाला नहीं। जो लोग देश के बंटवारे के समय आए वो स्वागत योग्य हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को भारत में उतना ही अधिकार है जितना मुझे है।
असम बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल राज्य मंत्री राजेन गोहाइन ने गुरुवार को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 74 वर्षीय गोहाइन, जो असम बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लगातार 4 बार नागांव से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने अपने 17 समर्थकों के साथ गुवाहाटी स्थित पार्टी मुख्यालय में इस्तीफा सौंपा। पिछले कुछ वर्षों में गोहाइन असम बीजेपी में अंदरूनी खींचतान के सबसे बड़े चेहरे बन गए। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के आने के बाद नई टीम ने पुराने नेताओं को पीछे कर दिया। गोहाइन को 2019 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला और 2024 में भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। दोनों बार नगांव सीट कांग्रेस ने जीती। गोहाइन ने साफ किया, यही असहमति उनके इस्तीफे का बड़ा कारण है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अब राज्यसभा के लिए दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों पर 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। एनसी ने शुक्रवार को 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। चौधरी मोहम्मद रमजान, शमी ओबेरॉय और सज्जाद किचलू। एनसी के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने बताया कि चौथी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है और इस पर गठबंधन के तहत बातचीत चल रही है। तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी की दिल्ली यात्रा के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विवाद खड़ा हो गया। शुक्रवार को हुई इस प्रेस वार्ता में किसी भी महिला पत्रकार को आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे तालिबान शासन की महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियों पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। ये घटना भारतीय जमीन पर हुई, जहां महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना जाता है। इससे पत्रकारों व राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। आलोचकों ने इसे अस्वीकार्य करार देते हुए कहा, यह तालिबान का लिंग भेदभाव अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक फैल रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को तालिबान शासन के अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात के दौरान घोषणा की कि भारत काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलेगा। जयशंकर ने कहा कि आपकी ये यात्रा भारत अफगान रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। भारत हमेशा अफगान जनता का शुभचिंतक रहा है और उनके विकास में गहरी रुचि रखता है। भारत और अफगानिस्तान की पुरानी साझेदारी आज भी मजबूत है। प्रधानमंत्री मुत्ताकी 9 से 16 अक्टूबर तक यूएनएससी की मंजूरी के साथ भारत दौरे पर हैं। ये पहली बार है जब तालिबान का कोई विदेश मंत्री भारत आया है। इस दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले, आगरा और देवबंद मदरसे का दौरा करेंगे और भारत में रह रहे अफगान नागरिकों से भी मुलाकात करेंगे। ये यात्रा भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है, क्योंकि अब दिल्ली तालिबान के साथ अपने रुख को नए सिरे से तय कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिका चीन से आने वाले सभी आयातित सामानों पर 100% अतिरिक्त टैक्स लगाएगा। ये फैसला 1 नवंबर 2025 से या उससे पहले भी लागू हो सकता है। ट्रंप ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि चीन ने कुछ दुर्लभ धातुओं यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, जो उद्योगों में बहुत काम आती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अब चीन पर जो भी टैक्स फिलहाल लगाया जा रहा है उसके ऊपर 100% और लगाया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.